बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से महमूद हसन चकज़ई साहब अपोजिशन लीडर बने हैं और जब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हवाले इमरान खान साहब ने तमाम मामलात किए हैं, तो कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो आप कह सकें कि उमर अयूब साहब ये चीज़ नहीं कर पा रहे थे जो चकज़ई साहब ने कर दिखाई है। आप कोई एक चीज़ भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, इमरान खान के लिए, इमरान खान की फैमिली के लिए, इमरान खान के असीरान के लिए, बेगुनाह कैदियों के लिए एक चीज़ भी ऐसी नहीं कह सकते जो आप कह सकते हैं कि ये वो चीज़ है जो कोई और नहीं कर सकता था लेकिन महमूद हसन चकज़ई साहब ने कर दिखाई है। महमूद हसन चकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने क्यों अपोजिशन लीडर बनाया, क्यों तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह के तौर पे मामलात उनके हवाले किए? दो ही चीज़ें इमरान खान के नज़र में होंगी। एक ये होगा कि इमरान खान साहब ये समझते होंगे कि ये जो मज़ामत कर सकते हैं वो मेरी पार्टी के अंदर कोई और नहीं कर सकता, तो वो तो नहीं हुआ। मज़ामत तो हमें 1% भी महमूद हसन चकज़ई साहब मज़ामत करते हुए हमें नज़र नहीं आए। दूसरा, इमरान खान के ज़हन में ये होगा कि ये पॉलिटिशियंस को आपस में बिठा लेंगे एक साथ और सियासतदानों को कहेंगे कि मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है, कमज़ोर हो रहा है, खुदा न खास्ता हालात उस नहज पर जा रहे हैं कि सबके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी, मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बेहतर है हम आपस में बैठ के सियासतदान बात करते हैं। जिस पर चकज़ई साहब ने कहा भी था कि एक चार्टर उन्होंने नून लीग को कहा, नवाज शरीफ को कहा कि आप एक चार्टर तैयार करें, मैं इमरान खान से दस्तखत करवा के दूंगा। तो दूसरा ये हो सकता था कि पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करें, अब वो नहीं कर पाए। तो वो इस वक्त खामोश जो हैं, मुकम्मल तौर पे जो वो खामोश है, वो खामोश क्यों हैं, इसकी क्या वजह है? उसकी दो ही वजूहात हो सकती हैं। एक वजह यह हो सकती है कि अंदर से ही वो शिकस्त तस्लीम कर बैठे हों कि कुछ नहीं हो सकता, और दूसरा या तीन मुमकिनात हैं। एक यह है कि अंदर से वो शिकस्त तस्लीम कर बैठे हों कि इस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता, ना मज़ामत हो सकती है, ना मफामत हो रही है। दूसरा ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इंगेज हों और नवाज शरीफ के साथ इंगेज हों, पॉलिटिकल पार्टी के साथ इंगेज हों, और कोई उनको कुछ यकीन दहानी पॉलिटिकल पार्टीज ने कराई हो कि हम ये आपके साथ मिलकर ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो दूसरा मुमकिन तौर पर यह है। लेकिन इसमें मसला यह है कि नवाज शरीफ की सियासी औकात, जरदारी की सियासी औकात पूरा पाकिस्तान जानता है। ना नवाज शरीफ की इतनी सियासी तौर पर औकात है, ना जरदारी की इतनी सियासी तौर पर औकात है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने आंख भी उठा सकें। जिनकी अपनी सीटें एस्टेब्लिशमेंट की दी हुई हैं, जिनके जिस्म में रूह फॉर्म 47 की फूकी गई है, उनकी क्या हैसियत और औकात है कि वो चकज़ई साहब के साथ मिलकर और कहेंगे कि जी सियासतदान एक पेज पर आ जाएं और सिविल सुप्रीमेसी के लिए? ये तो नहीं हो सकता। तीसरा ये हो सकता है कि चकज़ई साहब एस्टैब्लिशमेंट के साथ इंगेज हो, ऑन बोर्ड हो, और एस्टैब्लिशमेंट उनको कुछ यकीन दहानी कराई हो और वो उन यकीन दहानियों पर चल रहे हो। इसके इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। लेकिन बात यह है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट उनको कोई यकीन दहानियां करवाई हैं तो उसका कोई रिजल्ट भी तो हमें नजर आना चाहिए ना, कि यार देखें ये चीज हुई है, इसका मतलब यह है कि चकज़ई साहब की जो एस्टैब्लिशमेंट से इंगेजमेंट है वो ठीक जा रही है। अब दो ऐसी चीजें हुई हैं जिससे यह वाज़ेह हो रहा है कि कोई किसी तरह का भी चकज़ई साहब की अगर एस्टैब्लिशमेंट से कोई इंगेजमेंट है भी, तो दो ऐसी चीजें जो ये बताती हैं कि वो जो भी उनको एस्टैब्लिशमेंट यकीन दहानी करा रही है वो सिर्फ एक ट्रक की बत्ती है, वो सिर्फ एक धोखा और फ्रॉड है, वो सिर्फ टाइम गुजारने की एक वारदात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो दो चीजें मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक चीज मैं आज आपको पेशन गोई कर दूं, जो मैं एक आम सा रिपोर्टर हूं, लेकिन आप देखेंगे कि ये 4 महीने जो अगले इस हुकूमत और इस निजाम के लिए सबसे मुश्किल हैं, जिसमें क़यामत खेज गर्मी, शदीद तरीन लोड शेडिंग, महंगी बिजली, बेरोजगारी, पाकिस्तान में कभी इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी होगी जो आगे बढ़ने जा रही। पहले भी पाकिस्तान की तारीख बुलंद तरीन सतह पर है बेरोजगारी और गुर्बत, और बेरोजगारी और गुर्बत आने जा रही है। लोगों के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। चीजें कल पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर हुकूमत कल या परसों बढ़ाने जा रही है। गैस की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लोग बहुत तकलीफ में। हर वो चीज हुकूमत करती जा रही है जो उसका मन चाहता है। एंड में क्या होगा? चकज़ई साहब बिल्कुल वो काम करेंगे कि वो कहते हैं ना कि एक देगे बनाने वाला जो है वो देगे बना रहा था और उसको पता लग गया कि ये तो देग सारी मेरे से तो काम खराब हो गया, जो वो चावल बना रहा था। तो उसने कह दिया, उसे पता था कि बारात आने वाली, उसने कह दिया कि मैं एक बात तुम्हें बता दूं, अगर बाजा बजा तो मैं बता रहा हूं कि ये चावल जल जाएंगे, फिर ना कहना। तो वो बाजा तो बजना था, बारात ने पहुंचना था। बस बारात पहुंची, बाजा बजा, और वो जो देगे बनाने वाला था उसने कहा मैंने पहले कहा था अगर बाजा बजा तो देगे खराब हो जाएंगी। चकज़ई साहब ने 4 महीने बाद जब ये निजाम इस मुश्किल से निकल जाएगा, जब ये हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इस मुश्किल से निकल जाएंगे, ये महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, तबाही, बर्बादी, अवाम की चीखें, खुदकुशियां, इन सारों से जब एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत निकल जाएगी और बात नहीं बनेगी, तो एंड पे चकज़ई साहब क्या कहेंगे? मैं तो बताऊंगा इमरान खान को कि पीटीआई वाले बड़े फलाने हैं, ढींगने, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था, इन्होंने मुझे नहीं करने दिया। एंड पे सारा कुछ चकज़ई साहब बाजे पे डाल देंगे, पीटीआई पे डाल देंगे, और पीटीआई पे डाल के बरी जुम्मा हो जाएंगे। फिर 4 महीने बाद कौन 4 महीने का हिसाब किताब करेगा?
اگر اچکزئی صاحب کی بات پی ٹی آئی نہیں مان رہی تو عمران خان ان کو پوری اتھارٹی دی ہے, کریں نا کوئی ایکشن, کہیں نہ کہ بھئی یہ بندے ہیں, ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو ہٹا رہے ہیں, یا بتائیں قوم کو آگے ساتھ کے پی ٹی آئی کے یہ بندے میرے ساتھ نہیں چل رہے. اس وقت اچکزئی صاحب کی جو خاموشی ہے اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا. اور میں ایک اور بات سمجھتا ہوں, ہم بڑی تنقید کرتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب پر کہ مولانا فضل الرحمان تحریک تحفظ پاکستان میں شامل نہیں ہو رہے, مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کو مضبوط نہیں بنا رہے. کچھ بھی کہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتا تھا کہ اچکزئی صاحب کی دوڑ کہاں تک ہے. ان کو کلیئرٹی تھی کہ اچکزئی صاحب نے کوئی مزاحمت نہیں کرنی, اچکزئی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی جا کے بیٹھنا ہے. تو وہ تو اچکزئی صاحب سے بہتر پوزیشن میں مولانا فضل الرحمان خود بیٹھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو مولانا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اچکزئی صاحب کو بڑا بنا کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے جب خود ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ چل کے جاتی ہے. پچھلے دنوں میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کے پاس چل کے گئے. تو اچکزئی صاحب کی اس وقت جو خاموشی ہے وہ پاکستان کو, پاکستان کے لوگوں کو, عمران خان کو, بے گناہ اسیران کو اتنا نقصان پہنچا رہی ہے کہ جس کا ازالہ بعد میں نہیں ہو سکے گا. اور بعد میں اچکزئی صاحب یہ سارا کچھ ڈال دیں گے پی ٹی آئی کے اوپر, کہیں گے کہ جی یہ پی ٹی آئی قصوروار ہے, یہ بڑے فلانے ہیں ڈھینگنے ہیں, میں تو یہ کرنا چاہتا تھا وہ کرنا, مجھے انہوں نے نہیں کرنے دیا. یہ سارا کچھ اچکزئی صاحب آج پیشن گوئی کر رہا ہوں. اب دو ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اچکزئی صاحب کی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ان کو میٹھی گولی دی ہوئی ہے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, تو وہ سب جھوٹ, فریب اور دھوکہ ہے, وہ سب ٹائم گزاری ہے, اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے. ایک کل جو آزاد ججز کا ٹرانسفر ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے, پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ, پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن تھا. آزاد ججز جسٹس محسن اختر کیانی صاحب, جسٹس بابا ستار صاحب, جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ, ان کو جس طرح سے ٹرانسفر کیا گیا اس کے اوپر اچکزئی صاحب نے خود ایک لفظ نہیں بولا, نہ اس سے پہلے پریس کانفرنس کی نہ اس کے بعد پریس کانفرنس کی. پچھلے میں نے آپ کو 7 سے 10 دن کے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کتنی چیزیں ہیں جس پہ اچکزئی صاحب خاموش تھے. پچھلے 2 دن میں آپ دیکھ لیں, یہ ججز کا ٹرانسفر ہوا, اچکزئی صاحب نے کوئی بات نہیں کی. عمران خان کی بہنوں کو پھر نہیں ملنے دیا گیا, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. بشرا بی بی کی فیملی کو نہیں ملنے دیا گیا, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. چوتھی بار عمران خان کو پیمز ہاسپٹل لایا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر عمران خان کی آنکھ ٹھیک ہوتی تو چوتھی بار انجیکشن لگوانے کیوں آئے؟ یہ تو پہلے انجیکشن کے بعد سے اچکزئی صاحب بتا رہے ہیں کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر دوسرا انجیکشن کیوں لگایا, پھر تیسرا کیوں لگایا, اب چوتھے کی نوبت کیوں آئی؟ چوتھی بار اگر عمران خان کو ہاسپٹل لایا گیا اس کا مطلب ہے آنکھ ان کی ٹھیک نہیں ہے. تو کیا کر رہے ہیں اچکزئی صاحب اس معاملے میں؟ کوئی بھی نہیں. اچکزئی صاحب صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ اور اس نظام اور حکومت پہ اور یا نواز شریف پہ اعتماد کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت خوفناک ایک بات ہے. اور اگر وہ کوئی ان کی پس پردہ انگیجمنٹ نہیں ہے اور وہ شکست کھا بیٹھے ہیں تو یہ اس سے زیادہ خوفناک ہے. لیکن اگر ان کی اسٹیبلشمنٹ سے انگیجمنٹ چل بھی رہی ہے تو آپ عوامی ایشوز پہ بات نہیں کریں گے, یہ کہاں پہ آپ حکومت کے خلاف بات نہیں کریں گے, یہ آپ کو کہاں سے آپ نے ڈیل کر لی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ آپ عوامی ایشوز پہ بھی بات نہیں کریں گے. عوام, اور سب سے زیادہ نقصان کیا ہو رہا ہے, عوام بڑے تیزی سے ہر چیز سے لا تعلق ہو رہے ہیں کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا, چیزیں ایسی چلنی ہیں. یہ ہے وہ چیز جو سب سے خوفناک اور خطرناک ہے کہ اچکزئی صاحب کے اقدامات کی وجہ سے, ان کی مجرمانہ خاموشی کی وجہ سے, جس وجہ سے بھی وہ خاموش ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں بڑھتی ہوئی مایوسی. اور اسٹیبلشمنٹ کو کیا چاہیے کہ لوگ بالکل مایوس ہو جائیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر, ایسے ہی چلنا ہے, بس چپ کر کے سر جھکا کے اپنا اپنا کام کرو اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بڑا جرم ہے اچکزئی صاحب کا کہ وہ پاکستان کو, لوگوں کو تیزی سے مایوس کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہر چیز سے لا تعلق ہو جائیں. اور وہ لوگ ہو رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہونا, نہ اس اپوزیشن نے کچھ کرنا ہے, نہ اس نظام کو کوئی احساس ہونا ہے. تو یہ تو چیزیں بہت ہی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہیں. اب جو کل ججز کو ٹرانسفر کیا گیا اس کے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم بہت نقصانات ہیں. آزاد ججز کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. پورے ملک کے اندر اس وقت ججز جتنے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے, کیونکہ 70% 80% کیسز حکومتوں کے خلاف آتے ہیں, ان کو پتا ہے حکومت کے خلاف فیصلہ دیں گے تو ہمارا ٹرانسفر کر دیں گے دور دراز کسی علاقے میں. اور جو جج ٹرانسفر ہونا چاہتا ہے, کسی اور ہائی کورٹ میں جا کے چیف جسٹس لگنا چاہتا ہے, وہ حکومت کے حق میں دھڑ دھڑ فیصلے دے گا. تو اس وقت بڑی یہ افسوسناک. دیکھیں اب کل میں ایک ٹاؤٹ کو سن رہا تھا, ایک مکروہ کردار کو سن رہا تھا. وہ ٹاؤٹ کہہ رہا تھا دیکھیں آئین نے جے سی پی کو یہ اختیار دیا ہے. اچھا کون سا؟ اچھا آئین, یہ آئین کس پارلیمنٹ نے بنایا ہے؟ وہ پارلیمنٹ جو فارم 47 کی ہے, جو جعلی ہے, جنہوں نے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹا حلف اٹھایا ہے. پہلے جعلی ایم این ایس جتوائے گئے, جعلی پارلیمنٹ بنائی گئی, اس جعلی پارلیمنٹ سے جعلی وزیر اعظم بنوایا گیا, اس جعلی پارلیمنٹ سے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, آئین کے پیٹ میں چھرا گھونپا گیا, آئین کی پیٹ میں چھرا گھونپ کے آئین کو لہو لہان کر کے آئین کا چہرہ بدل کے, اور پھر یہ کہا گیا کہ آئین کے مطابق اب جے سی پی بنائیں. اس جے سی پی کو بنانے کے لیے اپنے ووٹ اس میں پورے کیے گئے, اپنے جج اس میں پورے کیے گئے. جیسے یحییٰ خان کو تیسرے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس پاکستان لگایا گیا, ان کو ساتھ ملایا گیا, ان کو ساتھ ملا کے, اور اب کہہ رہے ہیں آئین میں یہ لکھا ہوا ہے. کون سے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے؟ وہ آئین جو جعلی ایم این ایز نے بنایا ہے, جن کو عوام نے مسترد کر دیا تھا, انہوں نے بنایا ہے, جنہوں نے. اور وہ آئین جو پاکستان کو کمزور کر رہا ہے. پاکستان کو ایک ہی چیز متحد کرتی ہے اور وہ ہے آئین.
وہ आइन ही वो नहीं रहा जो आइन पाकिस्तान को मुतहद रखता था, जो पाकिस्तान के ये आइन जो है ये पहले 40 आर्टिकल जो हैं जो अवाम को हकूक देने की बात करते हैं उनमें से किस आर्टिकल के ऊपर अमल हो रहा है? एक भी आर्टिकल के ऊपर अमल नहीं हो रहा। और बाकी जो अपने मनपसंद वो आर्टिकल 26वीं 27वीं तरमीम में किए हैं उसके ऊपर धड़ाधड़ काम हो रहा है, क्योंकि वो चंद लोगों के मफाद के लिए, चंद शख्सियात के लिए, वो अवाम और पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं है। तो एक जो जजेस को ट्रांसफर किया गया इसका मतलब यह है कि कोई जो पस पर्दा बातचीत है मुल्क को बेहतर बनाने के लिए उस पर कोई चक्कर नहीं है। और दूसरा, कल जो महफूज फैसला सुनाया है लाहौर हाई कोर्ट ने, इजाज चौधरी साहब और मियां महमूद रशीद साहब की जमानतें मुस्तरद की हैं। अब उनको इजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब को 1100 दिन हो गए, 1100 दिनों से मेरे ख्याल ज्यादा हो गए हैं, यानी 9 मई को या 11 मई को गिरफ्तार हुए थे और 11 मई आने वाले, 3 साल मुकम्मल होने वाले, 3 साल होने वाले हैं और उनकी जमानतें मुस्तरद कर दी हैं। और ये सिर्फ उनकी जमानतें मुस्तरद नहीं हुई, अब यही जो पॉइंट है जो जस्टिस शहबाज रिजवी ने तय किया है, यही सारा मियां महमूद रशीद साहब के बाद यास्मीन राशिद साहिबा और उमर सरफराज चीमा साहब उन सब पे अप्लाई होगा, यानी उन सब की जमानतें मुस्तरद होंगी जब जब लगेंगी। अगर अचकजई साहब की स्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत चल रही है तो कम से कम इतना तो करवा लेते कि यार बेगुनाह असीरान जिन इजाज चौधरी साहब की जो सेहत की सूरत हाल है, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, उनको ही कोई रिलीफ ले देते अचकजई साहब। हम कहते हैं यार बड़ी बात है, अचकजई साहब जो स्टैब्लिशमेंट के साथ बात कर रहे हैं उसका नतीजा ये निकला है कि जनाब देखें इजाज चौधरी साहब की जमानत हो गई है, अच्छी बात है, बाकियों की जमानतें आना शुरू हो गई हैं, चले इमरान खान साहब भी आ जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कल लाहौर हाई कोर्ट ने जो महफूज फैसला सुनाया है वो एस्टैब्लिशमेंट का महमूद खान अचकजई साहब को जवाब था। जो महमूद खान अचकजई साहब इस हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट पर एतमाद करके बैठे हैं, उन पर तकिया करके बैठे हैं, अवामी इशूज पर बात नहीं कर रहे, लोगों को मायूस कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि परसों अच्छी खासी पेट्रोल और डीजल कीमतें बढ़नी जा रही हैं, इसके ऊपर अचकजई साहब ने अभी तक कोई बात नहीं की, वो बढ़ भी जाएंगी तो कोई बात नहीं करेंगे। हर एक्शन का रिएक्शन ये तय करता है कि दोबारा ये एक्शन होगा ही नहीं होगा। अचकजई साहब हर मामले को उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया है। इमरान खान की सेहत का मामला हो, उनकी कैद का मामला हो, उनकी बहनों से मुलाकातें ना होने का मामला हो, ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हाप कड़वा कड़वा थू थू कि अचकजई साहब कुछ चीजों में तो कहें कि वो मेरे जिम्मे हैं, और जहां पे इमरान खान की रिहाई का मामला हो, इमरान खान की सेहत का मामला हो, इमरान खान की जिंदगी का मामला हो, इमरान खान के बेगुनाह सीरान का मामला, वहां पे नहीं ये मेरे जिम्मे नहीं है। तो भाई आपके जिम्मे है क्या? आपको अपोजिशन लीडर किस लिए बनाया था? आपको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को क्या, चलें ठीक है आपने इमरान खान की जात के लिए कुछ नहीं करना, एक लम्हे के लिए हम ये भी मान लेते हैं, अवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की आपने तहरीक शुरू किया उस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने क्या किया है? ये जो जजेस ट्रांसफर हुए हैं, कोई आपने बात की है? कोई आपने नैरेटिव बनाया? मुकम्मल खामोश। ये जो जुर्म कर रहे हैं ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वाले, ये तारीख इनको कभी माफ नहीं करेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं तारीख। और ये मैंने आज आपको जो पेशन गोई किया ये संभाल के रख लें, ये कल को यही कहेंगे हम तो ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे। पीटीआई जो है वो पीटीआई नहीं करना चाहती थी, और भाई पीटीआई क्या वो है, आप हटाएं ना फिर जिन लोगों को आपने हटाने, अगर आपके पास इख्तियार नहीं है और पीटीआई आपको नहीं चलने दे रही तो आप ओहदों से इस्तीफे दें। आप कहें कि हमसे नहीं हो सकता, तो आप किस लिए बैठे हैं इन ओहदों के ऊपर? क्यों आपने अपना इतना वो किया हुआ है कि आप जो है ना वो सारा कुछ आपके हाथ में, और आप तो ये बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक और अचकजई साहब के मुजरमाना खामोशी की वजह से जो लोगों के अंदर मायूसी फैल रही है, वो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी सर्विस नहीं हो सकती थी जो एस्टैब्लिशमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं अचकजई साहब के। लोगों को मायूस करें, इतना मायूस कर दें कि उसके बाद फिर तस्वुर ही ना रहे कि लोग कम से कम कोई आवाज भी घरों में बैठ के भी उठाएंगे। इतना ज्यादा अचकजई साहब लोगों को मायूस कर देंगे। जहांगीरी साहब के साथ जो कुछ हुआ, अब इन जजेस के साथ जो कुछ हुआ, जो जस्टिस याहिया खान कर रहे हैं, जो जस्टिस डोगर कर रहा है, किसी चीज पे अचकजई साहब नहीं बोलते, हालांकि सारा आइन का बुनियादी चीजें थी, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो बहरहाल जो मैं समझता हूं कल लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, ये एस्टैब्लिशमेंट लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इजाज चौधरी साहब और मियां महमूद रशीद की जमानतें मुस्तरद करना और जजेस को ट्रांसफर करना, ये दोनों चीजें बताती हैं कि जो कुछ पस पर्दा चल रहा है वो सिर्फ ट्रक की बत्ती है। जो एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया हुआ था वो उस फैसले पर कायम है और उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। वरना ये जज ट्रांसफर हुए हैं, इन जजेस के पास तो केस इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं है और उनको निशान इबरत बनाना था, उनको निशान इबरत बनाया जा रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।